आज हम उस सच की तह तक जाएंगे जिसे दशकों से फाइलों में दबाया गया है। क्या आप जानते हैं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब पश्चिम बंगाल देश का निर्विवाद औद्योगिक राजा था। उस समय भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन का 32% हिस्सा अकेले बंगाल की धरती से आता था। कोलकाता केवल एक शहर नहीं बल्कि पूरे एशिया का वित्तीय केंद्र था। 18वीं शताब्दी के रिकॉर्ड बताते हैं कि वैश्विक जीडीपी में बंगाल का योगदान 12% था। सोचिए, आज के पूरे अमेरिका या चीन जैसी ताकत। लेकिन फिर शुरू हुआ विनाश का वह दौर जिसने एक हंसते खेलते राज्य को कंगाली की कगार पर खड़ा कर दिया। 1967 के बाद जब वामपंथी विचारधारा ने जड़ें जमाई तो बंगाल की रगों में हड़ताल और घेराव का जहर घोल दिया गया। आंकड़ों की गवाही सुनिए। 1960 में पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 70.5% अधिक थी। आज 2026 में यह राष्ट्रीय औसत से 1600% नीचे गिर चुकी है। यह पतन कैसे हुआ? कम्युनिस्टों ने 34 वर्षों में राज्य को यूनियनबाजी का अखाड़ा बना दिया। 1970 से 1990 के बीच बंगाल में हर साल औसतन 25 मिलियन कार्य दिवस केवल हड़तालों की भेंट चढ़ जाते थे। नतीजतन बिड़ला, टाटा और जेके जैसे औद्योगिक घराने जो कभी बंगाल की शान थे, बोरिया बिस्तर समेटकर महाराष्ट्र और गुजरात चले गए। 1960 में भारत की कुल जीडीपी में बंगाल का हिस्सा 10.5% था, जो आज सिमटकर मात्र 5.6% रह गया है। कम्युनिस्टों ने केवल फैक्ट्रियां बंद नहीं की, उन्होंने बंगाल के युवाओं की महत्वाकांक्षा को मार डाला। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को अपनी पार्टी का कैडर बनाने का कारखाना बना दिया। मध्यम वर्ग को इतना डरा दिया गया कि बिजनेस करना एक गाली बन गया। आज जो बंगाल आप देख रहे हैं, उसकी बर्बादी की नींव उन्हीं 34 सालों में रखी गई थी, जहां विकास को पूंजीवाद कहकर ठुकरा दिया गया और बंगाल के मेधावी मस्तिष्क को पलायन के लिए मजबूर किया गया। 2011 में जब परिवर्तन का नारा गूंजा तो बंगाल की जनता ने सोचा कि अब अंधेरा छंटेगा, लेकिन हकीकत में टीएमसी का शासन कम्युनिस्टों से भी अधिक घातक साबित हुआ है। आज बंगाल एक ऐसी आर्थिक सुरंग में फंस गया है जिसका कोई अंत नहीं। आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2011 में जब ममता बनर्जी ने कार्यभार संभाला तब राज्य पर कर्ज का बोझ Rs 8.92 लाख करोड़ था। मार्च 2026 के ताजा बजट अनुमानों के मुताबिक यह कर्ज अब Rs 7.4 लाख करोड़ के भयावह स्तर को पार कर चुका है। बंगाल का हर नागरिक आज कर्ज में डूबा है। सरकार अपनी कुल आय का 24% से 26% हिस्सा केवल पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में बर्बाद कर रही है। यह पैसा आपके बच्चों के स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों पर खर्च होना चाहिए था, लेकिन यह जा रहा है बैंकों की किस्तों में और कटमनी के भ्रष्ट तंत्र में। सबसे दुखद बात यह है कि इस सरकार ने जनता को जानबूझकर गरीब और आश्रित बनाए रखने की साजिश रची है। इसे मेंटल डिसेबिलिटी या गुलामी की मानसिकता कहते हैं। जब आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उन्हें Rs 500 या Rs 8000 के डोल पर निर्भर कर देते हैं तो आप उनकी सोचने की शक्ति छीन लेते हैं। बंगाल में आज सिंडिकेट राज का बोलबाला है। अगर आपको अपना घर बनाना है तो आपको टीएमसी के स्थानीय दलाल से ही बालू और ईंट लेनी होगी, वह भी तय कीमत से 30% ज्यादा पर। 2010 से 2025 के बीच बंगाल से लगभग 7000 बड़ी कंपनियों ने अपने मुख्यालय बाहर भेज दिए हैं। टाटा नैनो का सिंगूर से बाहर जाना महज एक घटना नहीं थी, वह बंगाल के भविष्य की हत्या थी। आज बंगाल का युवा स्नातक की डिग्री लेकर दूसरे राज्यों में Rs 10,000 की नौकरी करने पर मजबूर है। मुख्यमंत्री चाहती हैं कि आप केवल उनकी दया पर जीवित रहें, क्योंकि एक जागरूक नागरिक सवाल पूछता है, जबकि एक भिखारी बनाया गया व्यक्ति केवल अपने मालिक की जय जयकार करता है। यह बंगाल के स्वाभिमान के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। 2011 सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं जिसे सुनकर किसी भी देशभक्त का खून खौल उठेगा। यह केवल राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह पश्चिम बंगाल और पूरे भारत के अस्तित्व की लड़ाई है। आज बंगाल की 2216 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल एक लकीर नहीं बल्कि घुसपैठियों के लिए एक खुला दरवाजा बन चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पड़ोस में अचानक नए लोग कहां से आ जाते हैं? यह घुसपैठ अब मजबूरी में नहीं बल्कि एक वोट बैंक उद्योग के रूप में सत्ता के संरक्षण में फल फूल रही है। सीमा पार करते ही इन घुसपैठियों को लोकल बनाने की एक पूरी मशीनरी सक्रिय हो जाती है।
महज 48 घंटों के भीतर जाली जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और वोटर आईडी उनके हाथों में होते हैं। सत्ताधारी दल के एजेंट इन्हें राशन कार्ड दिलाते हैं ताकि ये वैध भारतीय नागरिक बन सकें। आंकड़े डरावने हैं। सीमावर्ती जिलों जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना में जनसांख्यिकी इतनी तेजी से बदली है कि वहां के मूल निवासी आज अपनी ही जमीन पर शरणार्थी महसूस कर रहे हैं। 2026 के ताजा चुनाव पूर्व सर्वे और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के डेटा बताते हैं कि लाखों संदिग्ध नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं, जबकि असली नागरिकों के नाम गायब हैं। यह घुसपैठ केवल बंगाल की समस्या नहीं है, यह पूरे भारत के लिए कैंसर है, क्योंकि ये ही लोग आगे चलकर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में जाकर सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। बंगाल जो कभी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। शिक्षक भर्ती घोटाला याद कीजिए, जहां योग्य अभ्यर्थी सड़कों पर रो रहे थे और सत्ता के करीबियों के बिस्तरों के नीचे से RS 50 करोड़ नकद और किलो के हिसाब से सोना निकल रहा था। यह पैसा उन गरीब माँ बाप का था जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जमीनें बेच दी थीं। राशन घोटाला देखिए, जहां गरीबों के मुंह का निवाला छीनकर उसे बांग्लादेश तस्करी किया गया। बाढ़ राहत घोटाला में CAG की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि मालदा जैसे जिलों में राहत राशि उन लोगों को दी गई जो अस्तित्व में ही नहीं थे, जबकि असली पीड़ित दाने दाने को मोहताज थे। कोयला तस्करी और बालू माफियाओं ने बंगाल की प्राकृतिक संपदा को नोच डाला है। आज राज्य पर कर्ज का बोझ 8 से 7.94 लाख करोड़ पार कर चुका है। बंगाल का हर बच्चा हजारों रुपए के कर्ज के साथ पैदा हो रहा है। बंगाल आज बम धमाकों की राजधानी बन चुका है। यहां बम बनाना एक कुटीर उद्योग की तरह है। संदेश खाली जैसी घटनाओं ने दुनिया के सामने बंगाल का सिर शर्म से झुका दिया है। वहां की माताओं और बहनों के साथ जो हुआ वह सुनकर रूह कांप जाती है। सत्ता के गुंडों ने वहां समानांतर सरकार बना रखी थी, जहां महिलाओं का शोषण एक सामान्य बात थी। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस उन अपराधियों को संरक्षण दे रही थी क्योंकि वे सत्ता के वोट ठेकेदार थे। NCRB के आंकड़े गवाह हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में बंगाल शीर्ष पर है। 2021 के चुनाव बाद की हिंसा में हजारों लोग बेघर हुए, महिलाओं का शील भंग हुआ और मासूमों की हत्या हुई, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी पसंद को वोट दिया था। मुख्यमंत्री ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसे मानसिक गुलामी कहा जाता है। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं के नाम पर RR1000 का टुकड़ा फेंककर उन्होंने जनता को आत्मनिर्भर के बजाय भिखारी बनाने की कोशिश की है। जब एक व्यक्ति आर्थिक रूप से सरकार का मोहताज हो जाता है तो वह सवाल पूछना बंद कर देता है। वे चाहते हैं कि आप गरीब रहें और आप हमेशा उनके रहमोक्रम पर जिएं। लेकिन याद रखिए, जो सरकार आपको रोटी देने का दावा करती है, वही सरकार आपकी आजादी छीनने की ताकत भी रखती है। 2026 का चुनाव बंगाल की आत्मा को बचाने का आखिरी अवसर है। क्या आप वह बंगाल वापस चाहते हैं जिसने सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों को जन्म दिया? यह लड़ाई आपके स्वाभिमान की है। अपनी आंखों से भय का पर्दा हटाइए। एक जागरूक और निडर नागरिक ही इस राक्षसी तंत्र का अंत कर सकता है। उठो बंगाल, अपनी खोई हुई गरिमा को वापस लाओ और एक नया, समृद्ध और सुरक्षित बंगाल बनाओ। खेला अब खत्म होगा, सत्य की जीत होगी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय बांग्ला।